scaling new heights in outdoor media. समस्याएं अनेक है बंधु। दक्षिण कोरिया के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी। यूएन महासचिव से भी करेंगे मुलाकात। आर्थिक और रक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। आज से 3 दिन के अमेठी दौरे पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी फिर एक बार पीड़ित किसानों से करेंगे मुलाकात। गोला बारूद की कमी के लिए यूपीए जिम्मेदार, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार पर लगाया दोष। सीआरपीएफ फोर्स में बढ़ेंगी महिलाएं। केंद्रीय पुलिस बलों में महिलाओं की संख्या दोगुनी करेगा केंद्र। 11,000 महिला होंगी भर्ती। और बिहार के पप्पू यादव बनाएंगे अब अपनी पार्टी। जनमोर्चा रखा पार्टी का नाम। आरजेडी से निकाले जाने के बाद बनाई अपनी पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन न्यूज और मैं आपके साथ हूं सुधा सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो हम आपको बता दें। केईएम अस्पताल में ज्यादती के बाद 42 साल तक कोमा में रही नर्स अरुणा शानबाग की आज सुबह निधन हो गई है। वे 1 जून को 68 साल की होने वाली थी। बता दें आपको, अरुणा 42 साल पहले से ही केईएम अस्पताल के बेड पर पड़ी थी। पिछले सप्ताह मंगलवार से उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और 1973 में बता दें आपको कि अरुणा रेप की शिकार हुई थी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, केईएम अस्पताल में जो है अरुणा शानबाग की आज सुबह निधन हो गई है। सुबह 8:30 बजे मुंबई के अस्पताल में उनकी मौत हुई है। बता दें आपको, काफी दिनों से जो है वो तबीयत उनकी नासाज चल रही थी और फिलहाल आज सुबह उन्होंने केईएम अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया। इस पर अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन द्वारा हमसे जुड़ने जा रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता संजय मिश्रा। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि कितना बड़ा दर्द अरुणा ने झेला था और किस तरह से उस अस्पताल के नर्सों ने उसे अपनाया था और इच्छा मृत्यु का विरोध किए जाने के बाद जो निधन ये हुआ है, ये इनका कब निधन हुआ, वो आपसे जानना चाहेंगे। पहले मैं सुधा आपको ये बता देना चाहता हूँ कि किंग एडवर्ड मेमोरियल केईएम अस्पताल, जिसे केईएम अस्पताल के नाम से जिन्हें जाना जाता है, संक्षिप्त नाम किंग एडवर्ड मेमोरियल, आज यह अस्पताल गवाही दे रहा है उस 42 साल पुराने उस घटना की गवाही दे रहा है जिसमें अरुणा शानबाग के साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया गया था। बतौर नर्स केईएम अस्पताल में कार्यरत थी अरुणा शानबाग और ये 1 जून को 68 साल की होने वाली थी। सुधा, आपको बताना चाहेंगे कि केईएम अस्पताल में पूरी बर्थडे मनाने की तैयारी की जा चुकी थी। 1 जून को अरुणा शानबाग की जन्मदिन के अवसर पर पूरे केईएम अस्पताल में लाइटिंग और तमाम डेकोरेटिव आइटम का इस्तेमाल किया जा रहा था। जिस वार्ड में अरुणा शानबाग जो थी वह दाखिल थी, उस वार्ड में पूरी तरीके से रंग रोगन कर दिया गया था। लेकिन पिछले सप्ताह मंगलवार को उनकी तबीयत से ज्यादा ही खराब हो चली थी, सांस लेने की दिक्कतें ज्यादा बढ़ गई थी। इसी कारण उन्हें आईसीयू वार्ड में ले जाया गया था। अरुणा 22 साल से केईएम अस्पताल के उस बिस्तर पर तिल करके मर रही थी। सुधा, बात कोई 1 दिन की नहीं है। आप मेरा फोनो ले रही हैं, लेकिन आज मेरी उम्र 40 साल नहीं है और ये अरुणा शानबाग जो 40 साल से भी पहले, मतलब खास करके साल 1973 में
जब ड्यूटी खत्म करने के बाद वो अपने कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम में गई थी, तो वहां पर उनके साथ इस बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया गया था। और ये अंजाम देने वाला शख्स भी कोई और नहीं बल्कि उसी केईएम अस्पताल के डॉग रिसर्च लेबोरेटरी में काम करने वाला सोहन लाल नाम का एक शख्स था, जो कुत्तों के लिए आने वाला जो मांस केईएम अस्पताल में आया करता था, उस मांसों को कुत्तों को न खिलाकर उस मांस को वह खुद खा जाया करता था। और ये बात को लेकर लगातार अरुणा जो थी बतौर नर्स उसे मना किया करती थी, और इसी के चलते सोहन लाल नाम का वह शख्स बुरी तरीके से चिढ़ने लगा था अरुणा पर। और सोहन लाल अरुणा पर उसी दिन से बुरी नजर उसने रखना भी शुरू कर दिया था। उस दौरान अरुणा की उम्र 23 साल के आसपास थी। सुना आज 27 नवंबर 1973 का वो दिन था जब वह उस दिन उसके साथ में इसे पूरी घृणित वारदात को अंजाम दिया गया था। घात लगाए बैठे उस शख्स ने अरुणा को ना सिर्फ दबोचा बल्कि कुत्ते के गले की चैन ही उसने अरुणा के गले में कस दी, बलात्कार किया। चैन से अरुणा के दिमाग तक पहुंचने वाली जो नसें थी वो फट गई और उसकी आंखों की रोशनी भी अचानक चली गई। शरीर को लकवा मार गया। अरुणा बोल तक नहीं पा रही थी, पुलिस को स्टेटमेंट नहीं दे पा रही थी और वो खुद इस घटना के बाद कोमा में चली गई थी। हालांकि सोहन लाल ने सबूत मिटाने के लिए उसका गला घोट कर उसकी जान लेने की पुरजोर कोशिश की थी। इससे ये भी जब पता चला कि अरुणा मर चुकी है तो वो छोड़कर फरार हो गया। लेकिन शुक्र था कि अरुणा मरी नहीं थी और 42 साल तक वो छटपटाती रही सरकारी अस्पताल के उस बेड पर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुलिसिया इन्वेस्टिगेशन, पुलिसिया जांच जब हुई तो उसमें कुछ सबूत जो है वो पुलिस के हाथ लगे और सोहन लाल नाम का वो शख्स गिरफ्तार किया जा चुका था। उसके बाद अरुणा जो थी, अरुणा पूरी तरीके से एक प्रकार से अपाहिज हो चली थी और पुलिस को वो बता नहीं पा रही थी कि उनके साथ किस तरीके से जांच हुई। और सोहन लाल पर जो आरोप लगे थे सुधा, वह कान की बाली लूटने और हत्या के प्रयास का मतलब एक प्रकार से उसने जो कोशिश करी थी अरुणा की जान लेने की, तो अटेम्प्ट टू मर्डर यानी 307 के तहत उसके खिलाफ ये मुकदमा चला। 7 साल की सजा भी दी गई। सूत्रों की माने तो सोहन लाल आज भी अपना नाम बदलकर दिल्ली के किसी अस्पताल में काम कर रहा है। बीच में आपको रोकना चाहेंगे, जानना चाहते हैं आपसे कि जिस प्रकार से अरुणा काफी प्रताड़ित की जा चुकी हैं, केईएम अस्पताल में ही उन्होंने अपना दम तोड़ा और जिन नर्सों ने उन्हें अपनाया था, अब एक बहुत बड़ा सवाल भी केईएम अस्पताल पर उठ रहा है। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मृत्यु हुई है इसके पहले भी उन्होंने इच्छा मृत्यु की बात कही थी जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। देखिए, अरुणा के ऊपर एक किताब लिखी जा चुकी है। एक पेशे से जर्नलिस्ट और एक प्रसिद्ध लेखिका पिंकी वीरानी ने अरुणा के ऊपर एक किताब लिखी थी। उन्होंने सोहन लाल को सजा दिलवाने की जहां एक तरफ कोशिश की थी, तो वहीं दूसरी तरफ अरुणा की तकलीफ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इच्छा मृत्यु की मांग भी की थी, जिसे कोर्ट ने पूरी तरीके से नामंजूर कर दिया। और मार्च 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा को यूथेनेसिया का इस्तेमाल करके, यानी एक प्रकार का जहरीला इंजेक्शन होता है, वो यूथेनेसिया कहा जाता है, उसी यूथेनेसिया का इस्तेमाल करके उसे मौत देने की अपील की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पिंकी वीरानी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अरुणा की देखरेख केईएम अस्पताल कर रहा है। ऐसे में जो उन्होंने पक्ष लिया अरुणा का, वह भी नागवार गुजरी कोर्ट के ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी खबर कही जा सकती है सुधा, क्योंकि अस्पताल में 22 साल तक कोमा में रहना और आखिरकार दम तोड़ देना और उस गुनाह की सजा जो मिलनी चाहिए उस कथित आरोपी को, वो सजा भी नहीं मिल पाई, क्योंकि प्राइमा फेसी इस मामले में जो स्टेटमेंट अरुणा द्वारा दिया जाना था, वह स्टेटमेंट अरुणा द्वारा नहीं दिया गया, क्योंकि खुद अरुणा कोमा में चली गई थी। बिल्कुल, मतलब पूरी तरीके से संजय जी कह सकते हैं कि छटपटा कर उनकी मृत्यु भी हो गई और वो जो कहना चाहती थी वो भी नहीं कह पाई। इस पूरी जानकारी के लिए संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बता दें आपको कि अरुणा शानबाग जो कि खुद नर्स रह चुकी हैं, उनका जो है निधन हो गया आज सुबह 8:30 बजे। और ये जो निधन हुआ है वो बता दें आपको कि किंग एडवर्ड मेमोरियल शॉर्ट नेम है, केईएम अस्पताल में जो है उनका निधन हुआ है। काफी प्रताड़ित की जा चुकी हैं अरुणा शानबाग और इनके केस को जो है कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा हल्के में लिया गया, क्योंकि अब तक जो आरोपी था इस मामले में वो अब भी किसी और अस्पताल में नाम बदलकर काम कर रहा है। उस पर किसी भी प्रकार की जो कानूनी कार्रवाई थी वो फिलहाल नहीं हो पाई है। और अरुणा के साथ जो अन्याय हुआ है वो हमेशा जो है
उन नर्सों को सताता रहेगा जिन्होंने इन्हें अपनाया था। साफ तौर पर एक बड़ी खबर अब की कही जा सकती है। बेहद प्रताड़ित की जा चुकी हैं, उनके साथ रेप हो चुका था। पहली बात हम आपको बता दें, अरुणा जो कि सोहनलाल केएम अस्पताल की डॉग रिसर्च लेबोरेटरी में काम करती थी। नर्स अरुणा उस सोहनलाल से जो है काफी उसे मना करती थी। कुत्तों के लिए जो आने वाला मांस रहता था वो खा जाया करता था, जिसके चलते उस सोहनलाल ने अरुणा के साथ रेप किया। और अरुणा का इस रेप के बाद इतना ज्यादा उनका जो उनकी स्थिति थी वो इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उन्हें जो है बेड पर लिटा दिया गया। और उसके बाद 42 साल तक वो बेड पर यूं ही पड़ी रही। और अरुणा के ऊपर एक किताब भी लिखी जा चुकी है। बता दें आपको कि अरुणा के नाम पर पूरी जो है किताब लिखकर उसे न्याय दिलाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी नाकामयाब रहा गया। अरुणा के इस अरुणा ने बीच में जो है कहीं ना कहीं अपनी इच्छा मृत्यु की भी बात कही, लेकिन न्यायालय द्वारा उसे भी अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन फिलहाल मुंबई के अस्पताल में उनका निधन हो गया है और बेहद गंभीर बात बताई जा रही है अरुणा के लिए, जो सिर्फ तड़प कर रह गई और जाते जाते उन्होंने अपने लिए इंसाफ भी नहीं वो मांग पाई। इसी के साथ बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में टेक्सास के एक रेस्टोरेंट में मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए दो गुटों के बीच गोलीबारी में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि वाको के ट्विन पिक्स रेस्टोरेंट में दोपहर के समय हुई गोलीबारी में 8 लोगों की मौत हो गई है और एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों गुटों के बीच पहले से ही हाथापाई हुई और उसके बाद उन्होंने एक दूसरे पर जंजीरों, चाकुओं और आखिरी में जब कुछ नहीं बचा तो बंदूकों से हमला करना शुरू कर दिया। और इस बंदूकी हमले में जो है आसपास के जितने लोग थे वे काफी दहशत में आ गए, जिसमें 8 लोगों की मृत्यु जगह पर हो गई और एक व्यक्ति की जो मृत्यु है वो अस्पताल में हुई है। बाकी बात की जाए उनमें से कई लोग जो हैं जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना कल शाम की है जहां पर ये पूरी घटना जो है उसको अंजाम दिया गया है। पुलिस ने इस पूरे इलाके में जो है इस इलाके को सील कर दिया है फिलहाल, लेकिन अब तक इन बाइक गैंगवार्स को जो है बाइकर्स जो है इनको पकड़ा नहीं गया है और इनका जो मामला है उसकी पूछताछ में और उसकी जांच में पुलिस पूरी तरीके से जुटी हुई है। वहीं चीन और मंगोलिया दौरे के बाद पीएम मोदी दक्षिण कोरिया के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी सीधे सियोल के वॉर मेमोरियल गए हैं, जहां उन्होंने सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके साथ ही 2 दिवसीय दौरे के दौरान दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से भी मुलाकात के अलावा पीएम संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से भी मिलेंगे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं पीएम मोदी कोरिया पहुंच चुके हैं और उन्होंने वहां पहुंचकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। तो बिल्कुल दक्षिण कोरिया की बात कर रहे हैं, वहां पर पीएम मोदी पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ वहां पर पहुंचकर उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया और कई सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि पत्थर की लकीर खींचना मैं जानता हूं और साथ ही साथ विकास ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और विकास होगा तभी जो है जितनी समस्याएं हमारे भारत देश में हैं वो खत्म की जा सकती हैं। चीन के बाद ये दक्षिण कोरिया का उनका ये दौरा है जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। कहीं होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन आज एशिया को लगता है कि अब हिंदुस्तान जिस प्रकार से उठ खड़ा हुआ है 21वीं सदी एशिया की सदी बन के रहेगी। लेकिन वैसे भी मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो मक्खन पे लकीर करता हूं, मैं पत्थर पे लकीर करना जानता हूं। 1 वर्ष में दुनिया के स्वर बदले ऐसा नहीं, दुनिया का नजरिया भी बदल गया। दुनिया को अब लगने लगा है कि ब्रिक्स में आई के बिना ब्रिक्स संभव नहीं हो। अगली खबर गुजरात से है, जहां रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस निकालकर देने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ये काम पिछले 2.5 सालों से चल रहा है और इसकी निगरानी लेडी अफसर ऋत्विजा पी दाणकी के अंडर में आता है, जो इस ऑफिस की इंचार्ज हैं।
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस लेडी अफसर को इस तरह खुलेआम बेखौफ भ्रष्टाचार करने में कोई डर नहीं लगता है और ना ही किसी की ये परवाह करती है। वो केवल पैसे बटोरने में लगी है और अगर कोई उसे रोके तो उसे भी खरी खोटी और गाली गलौज से बात करके वो वहां से भगा देती है। यदि कोई उसके खिलाफ आवाज उठाता है तो उस पर गलत चार्जशीट या कोई केस डालकर पुलिस के हवाले कर देती है। तो बिल्कुल बेखौफ तरीके से भ्रष्टाचार करने का ये मामला सामने आया है। गुजरात की हम बात कर रहे हैं, जहां पर फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस की बात कही गई है। एक ही लाइसेंस पर दो शख्स के नाम, दो व्यक्तियों को एक ही लाइसेंस मुहैया कराया गया है। बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई है। इस पर अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन द्वारा हमसे गुजरात से जुड़ने जा रहे हैं हमारे संवाददाता महिपाल सिंह। महिपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे ये जो पूरा मामला है, संक्षेप में जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से ये भ्रष्टाचार हुआ है उसमें एक ही लाइसेंस जो है दो लोगों को देने की बात कही जा रही है। कितनी सच्चाई है इसमें, महिपाल जी? जी, इसमें देखा जाए तो हमने ये बात देखी, पिछले जब से इन्होंने इंचार्ज के तौर पे इन्होंने चार्ज संभाला, यहाँ पे डुप्लीकेट लाइसेंस निकाले जाते हैं जी। ऐसा हमारे ध्यान पे आते हुए हमने ऐसा ही काम यानी हाथ में लिया कि हमें इसका पर्दाफाश करना है और ये सभी के सामने लाना है जी। क्योंकि ऐसे अगर जो काम होता ही रहा तो ये आतंकवाद को भी बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि आतंकवादी कहीं से भी आके ऐसे में घुस जाएंगे देश में और अपना नागरिक लोग बना लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और अपने मंसूबे कायम कर सकते हैं जी। तो इसी हिसाब से हमने एक आदमी को खड़ा किया, उसको कोई भी एविडेंस उसका है नहीं, वो अभी 19 साल का है, उसने ना तो लाइसेंस के लिए कभी अर्जी दी है ना कुछ भी, उसको हमने खड़ा किया। उसका सिर्फ मेरे नाम पे यानी कि मैं खुद संवाददाता हूँ तो मेरा खुद का लाइसेंस है जी। तो मैंने सिर्फ टेस्ट करने के लिए अपने नाम पे मैंने लाइसेंस बनवाया। सिर्फ फोटो ही वही इंसान की जो जिसने कभी भी अर्जी नहीं दी है उसको मैंने भेजा, सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये दिए हैं, ना कुछ भी कोई भी पुरावा नहीं, ना एविडेंस कुछ भी नहीं है, फिर भी उसका लाइसेंस इन्होंने इश्यू किया। इस बात से साफ तौर पे सामने आ रहा है कि ये लोग ऐसे भ्रष्टाचार में डूब गए हैं, ना कुछ देखते हैं नेशनल सिक्योरिटी क्या है, क्या हो रहा है, क्या अच्छा है बुरा है, कुछ नहीं सोचते और ऐसे ही लाइसेंस निकालते हैं। महिपाल जी, सबसे तो पहले आपसे ये भी जानना चाहेंगे इसी बीच की ऋत्विजा नाम की लेडी अफसर है जिनकी निगरानी में ये सारा काम हो रहा है, जानना चाहेंगे ये जो फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस का फर्जीवाड़ा है ये काफी बड़ा और अहम मुद्दा माना जा रहा है और जैसा कि आपने बताया कि कोई भी आतंकवादी किसी के भी नाम पर जो है घुस सकता है और अपना फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बना सकता है, तो प्रशासन की क्या निगरानी है इस पर? क्या ये बात अब तक क्या उच्च अधिकारी सरकारी के पास अभी तक ये बात नहीं पहुंची है या जानकर भी वो लोग इस बात से अनजान बन रहे हैं? अभी भी ये बातें अभी सामने आई है, हमने भी इससे इत्तला किया कि ऐसा हो रहा है क्या नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से भी अभी कोई बात सामने नहीं आई है कि इसके ऊपर ठोस सबूत या ठोस सबूतों को मिलते हुए उन्होंने कोई ठोस कदम उठाया हो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद महिपाल जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि फर्जीवाड़ा का ये जो मामला है गुजरात से आया हुआ है। साफ तौर पर एक ही ड्राइविंग लाइसेंस जो है दो लोगों को मुहैया कराए जाते हैं, किसी प्रकार का प्रूफ नहीं पूछा जाता, सिर्फ और सिर्फ यदि ज्यादा पैसे दिए जाए तो उसके नाम पर किसी भी फर्जी नाम पर जो है ये ड्राइविंग लाइसेंस बनाकर दे दिया जाता है। साफ तौर पर जिनका नाम सामने आ रहा है वो हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछले 2.5 साल से ये जो फर्जीवाड़ा है वो चल रहा है और इसकी निगरानी कोई और नहीं बल्कि लेडी अफसर ऋत्विजा पी दाणकी के अंडर में आता है, जो इस ऑफिस की इंचार्ज हैं। हम अपने चैनल लेमन न्यूज के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो फर्जीवाड़ा है उस पर अभी तक किसी भी प्रशासन की नजर नहीं गई है, ना वो जान पा रहे हैं कि इस प्रकार के ये जो फर्जीवाड़े हैं ये गुजरात में ही चल रहे हैं और ये फर्जीवाड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है, क्योंकि देखा जाए तो ऐसे में कोई भी बाहर का व्यक्ति आएगा और ज्यादा पैसे देकर फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाकर चला जाएगा और उसके पीछे जो कुछ होगा वो बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए इस पर नकेल कसना बेहद जरूरी है। इसलिए लगातार हम अपने चैनल लेमन न्यूज के माध्यम से आप लोगों को सतर्क करना चाहते हैं कि साफ तौर पर गुजरात में ऋत्विजा नाम की ये लेडी अफसर है जो इस प्रकार के फर्जीवाड़े में उसका हाथ साफ तौर पर शामिल है और इस लेडी अफसर को इस तरह खुलेआम बेखौफ भ्रष्टाचार करने में किसी प्रकार का डर नहीं है, सिर्फ पैसे बटोरती है ये अफसर। तो बिल्कुल ध्यान दीजिए और साथ ही साथ जो है इस पर प्रशासन की नजर जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसा जो है हम सोचते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फूड पार्क को लेकर उठे विवाद के बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी भी पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी 3 दिन के अमेठी
दौरे पर हैं और यहां के बेमौसम बरसात और तूफान से प्रभावित हुए किसानों से वे मुलाकात करेंगे और फसल के नुकसान का जायजा भी लेंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी के प्रतिनिधि चंद्रकांत दुबे ने कहा है कि कांग्रेस सांसद 18 मई को लखनऊ के अमौसी हवाई अड्डे पर उतरेंगे और इसके साथ ही अपनी यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता पार्टी के जिला और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों के साथ शाम में मुलाकात करेंगे और अगली सुबह वरिष्ठ कांग्रेस सजन और अन्य प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात भी करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस वक्त की एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है, बता दें आपको कि दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित सागर रत्ना रेस्टोरेंट में मुठभेड़ का जो मामला है वो अब और ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। जी हां, इस मामले में इंसाफ की मांग को लेकर मनोज वशिष्ठ के घर वाले गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने गए और उनके आवास पर वो पहुंचे। इसके साथ ही मामले में गृह मंत्री ने एसआईटी जांच का भरोसा और जरूरत पड़ने पर सीबीआई जांच के भी संकेत दे दिए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के न्यू राजेंद्र इलाके के एक नामी रेस्टोरेंट में बीती रात दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मनोज नाम के कथित इनामी बदमाश को एनकाउंटर में मार गिराया है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर की खबर के बाद सागर रत्ना रेस्टोरेंट में पहुंची पुलिस पर मनोज नाम के बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस की जवाबी फायरिंग में वो ढेर हो गया। वहाँ उनकी मीटिंग हुई, उनसे मिलने के बाद 7 बजे करीब हम गांव के लिए वापस आ गए। उन्होंने बोला कि मेरी एक मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ रेस्टोरेंट में कहीं। इतना बोल के वो निकल गए और हम आ रहे थे तो 8 सवा 8 बजे के समथिंग टोनी का सिटी हमें फ़ोन आया कि साहब को किसी ने गोली मार दी। ये पता नहीं कि किसने मारी, कि साहब को गोली मार दी, ड्राइवर था अन्नू, उसका फ़ोन आया। उसके बाद भाभी जी गई तो पुलिस ने बोला कि ये तो मर चुका है। पहली बात तो पुलिस ने भाभी जी को जाने नहीं दिया ऊपर, अगर गई तो बोल दिया, उन्होंने बोला कि हॉस्पिटल ले चलो, उन्होंने बोले तो मर गया है, खत्म। Find the criminal, he identified himself as well that he is from the police. The man and the inspector caught him. The other policeman also helped him, but in the meantime the criminal by that time had taken out the pistol and there was a scuffle. इनका जवाब आया, हमारे पास कोई भी इनके खिलाफ कोई एफआईआर कुछ भी नहीं है, फिर एनकाउंटर किस लिए कर दिया इन लोगों ने? वो सारे सामाजिक कार्य करते हैं, देशभक्त सेना उनकी ट्रस्ट है, सारे सामाजिक कार्य वो करते हैं। 100-150 लड़कियों का विवाह हर साल वो करते हैं। बता दें आपको कि मनोज वशिष्ठ एनकाउंटर कांड ये माना जा रहा है जिसमें मनोज वशिष्ठ का एनकाउंटर की बात कही जा रही है। ये मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है। इस पर अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन द्वारा हमसे जुड़ने जा रहे हैं हमारे संवाददाता अजीम। आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो ये जो मामला है वो काफी तूल पकड़ता जा रहा है। जहां पर ये मुठभेड़ हुई थी वहीं पर मनोज वशिष्ठ की मृत्यु हो गई, जिसके बाद अब उनके घर वाले राजनाथ सिंह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर पहुंचकर उनसे मदद मांगने गए थे। तो क्या कुछ नया अपडेट्स है इस केस को लेकर, आपसे संक्षेप में जानना चाहेंगे अजीम। देखिए सुधा जी, मैं आपको पहले बता दूं कि ये मामला ना कुछ ज्यादा ही ट्विस्ट ले रहा है। मतलब पहले बात यह कि मनोज ने बागपत में अपनी राजनीतिक शुरुआत बीएसपी से की थी, लेकिन बाद में एसपी का दामन थाम लिया। उसके संबंध कई पार्टियों के बड़े नेताओं से भी थे। उसने अपने भाई को बागपत नगर पालिका के चेयरमैन के चुनाव एसपी से भी लड़ाया था और साल 2010 में जिला पंचायत चुनाव में उसकी पत्नी प्रियंका वशिष्ठ जो है वो मतलब रिकॉर्ड वोटों से जीती थी। समाज सेवा के लिए उसने देशभक्त सेना के नाम का ट्रस्ट भी बनाया था। ये तो उनका थोड़ा सा मतलब बैकग्राउंड सामने आ रहा है। और दिल्ली के जो एनकाउंटर हुआ है इसमें एक एसआईटी टीम बनाई जाएगी। ये दावा मनोज के परिवार ने सोमवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने के बाद किया। सुधा जी, गृह मंत्री ने मिलने के बाद मनोज की पत्नी प्रियंका से ये भी कहा कि राजनाथ सिंह के न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने बताया कि आज होने वाली पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। जी बिल्कुल। मनोज के परिवार का दावा है कि उसकी हत्या की गई, लेकिन पुलिस एनकाउंटर पर कायम है अभी भी। और राजेंद्र नगर थाने में कई धाराओं में मनोज वशिष्ठ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। दिल्ली सरकार रविवार को ये पुलिस एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दे चुकी है। मीडिया ने खबर दी है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी जो है वो खुद एसआईटी टीम के सदस्यों को चुनेंगे और इसमें ऐसे ऑफिसर रखे जाएंगे जो कभी स्पेशल सेल में थे ही नहीं। जी। मतलब गौरतलब बात यह है कि इस एनकाउंटर को लेकर दिल्ली पुलिस शक के घेरे में है और उस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लग रहा है। मनोज की पत्नी प्रियंका ने आरोप लगाया है कि स्पेशल सेल ने किसी ने पैसे लेकर मेरे पति की हत्या की है। ये वो ऐसा बोल रही है। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री से न्यायिक जांच की मांग भी करेंगे। प्रियंका ने कहा कि मेरे पति पर चीटिंग और चेक बाउंस के जो केस थे तो उसके चलते एनकाउंटर क्यों किया गया है। उधर बागपत में मनोज के जो पैतृक गांव
का जो पाबला बेगमबाड़ में पंचायत के ऐलान किया था, उसमें पुलिस वालों की गिरफ्तारी होने तक अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये जो चीजें हैं वो अपडेट्स इसमें आई हैं, साफ तौर पर जो है पूरा जो है मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस पूरी जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि जिस प्रकार से ये मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है, जहां पर प्रियंका वशिष्ठ जो उनकी पत्नी है, वो कहीं ना कहीं गृह मंत्री राजनाथ के घर वो गई और उन्होंने उनसे मदद मांगी है। वहीं पर उनका ऐसा कहना है कि एसआईटी जांच का भरोसा गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिलाया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि एसआईटी टीम के अलावा अगर जरूरत पड़ी तो सीबीआई जांच भी की जाएगी। और वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शनिवार रात दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित सागर रेस्टोरेंट में जो है मनोज वशिष्ठ नाम के एक रियल एस्टेट कारोबारी का एनकाउंटर कर दिया था और पुलिस ने यह दावा किया है कि मनोज और उसके परिवार ने आरसीएस ग्रुप नाम से रियल एस्टेट कंपनी खोलकर कई लोगों के साथ ठगी की है और निवेश के नाम पर लोगों से रुपए लेने के बाद ये लोग उस जगह से चंपत हो जाते थे। तो बिल्कुल अब इस मामले में और क्या कुछ नया निकल कर आता है और किस प्रकार से इसकी जांच की जाती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत और अन्य खबरों के लिए देखते रहिए लेमन न्यूज। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना रॉकेट। हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार?